तो आज हम लोग अपने मेन टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो 1680 में जो हाइजन थी उन्होंने ये सजेस्ट किया था जो लाइट है वो किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। बट उस टाइम उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर लाइट की स्पीड क्या है, उसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आपको पता है कि 1801 में जो थॉमस यंग थे उन्होंने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जो कि काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसको किस नाम जाना जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसने क्या किया, इन्होंने इसी हाइजन वेव का कॉन्सेप्ट यूज किया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया और हाइजन के वेव कॉन्सेप्ट को यूज किया। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अब देखते हैं होता क्या है, आखिर क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक वेव जो है वो आपस में ओवरलैप करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है, जो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन दोनों के, जो दोनों वेव आपस में ओवरलैप कर रही हैं उन दोनों के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। मतलब ये है कि अगर दो वेव है, सपोज पहले वाले का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो y1 है और जो दूसरे वाले का है वो y2 है, तो जब ये दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका जो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उन दोनों का सम होगा। यही क्या कहता है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक वेव आपस में ओवरलैप करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन दोनों ही वेव के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। ठीक है, ये हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है तो आखिर में क्या होता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब होता है, जब दो वेव सुपरपोज करती हैं तो जो लाइट एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, जब दो वेव आपस में सुपरपोज करती हैं लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इसी फिनोमिना को, इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वेव, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कांसेप्ट लेके हमने इंटरफेरेंस को बताया कि इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ अ लाइट वेव फ्रॉम टू और मोर कोहेरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी सिंपली अगर देखें तो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अब आपको जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैंने निकाला इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का जब मैं डेफिनेशन दे रही थी तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, कोहेरेंट सोर्स। क्या यूज किया था, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, मतलब कोहेरेंट सोर्स होना, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न को हमें देखना है तो हमें कोहेरेंट सोर्स ही लेना होगा। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्सेज होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो दो सोर्सेज कोहेरेंट तब कहलाएंगी जब वो कंटिन्यूअसली जो है वो लाइट एनर्जी को एमिट कर रही हैं, लाइट वेव को एमिट कर रही हैं और वो जो लाइट वेव निकल रही है वो कैसी है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेज इफ दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, मतलब उनका अगर दो सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनका जो ऐसे लाइट वेव इमिट कर रहे हैं जिनका ये क्या है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है और जिनके बीच में फेज डिफरेंस है या तो वो जीरो है या फिर कांस्टेंट है, एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इट शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या फिर जीरो होना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। अब ये है कि इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स की ही जरूरत होती है। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो हम एक अच्छा सा क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कोहेरेंट सोर्स में जिसकी वजह से मतलब ये बहुत जरूरी है इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए। सपोज आप कोहेरेंट सोर्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सपोज जो आप सोर्स ले रहे हो इनकोहेरेंट है,
तो होगा क्या, ऑब्वियस बात है उनके बीच में फिर फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगा। अगर टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी हमें क्या दिखेगा, डार्क बैंड दिखेगा, कभी हमें क्या दिखेगा, ब्राइट स्पॉट दिखेगा, कभी डार्क, ठीक है, क्योंकि उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, कभी वो 0 हो जा रहा है फेज डिफरेंस, कभी 180 हो जा रहा है। आपको पता है जब क्या होता है दो वेव सेम फेज में होते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ब्राइट फ्रिंज बनता है। और जब दो वेव आपस में क्या होता है, अपोजिट फेज में होते हैं तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहां पे डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको पता है, अगर मान लीजिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ही नहीं, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो कभी वहां पे भी डार्क दिखा, कभी ब्राइट, कभी डार्क, कभी ब्राइट, तो एक हमें क्लियर जो है इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स का हम यूज करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए। अब एक चीज है कि हम कोहेरेंट सोर्स कैसे, मतलब क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, क्या वो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर सकती है। सपोज हमने क्या किया, सपोज हमने एक बल्ब लिया, दो बल्ब लिए, ठीक है, कितने के, 100 वॉट के हमने दो बल्ब ले लिए, ठीक है, सेम कंपनी का, सपोज दोनों ही फिलिप्स कंपनी के हैं, तो क्या ये दोनों कैन इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्ट लाइक कोहेरेंट सोर्सेज? तो आंसर इज नो। हम भले ही दो सेम कंपनी का ले, दोनों का वॉट सेम हो, बट ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे। रीजन इज व्हाट, रीजन इज क्या होता है, रीजन ये है कि ये दोनों सोर्सेज जो है उन दोनों का, हम मान लेते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा, वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी, बट जो सेम नहीं होगी वो ये चीज है कि इन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो यंग्स ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जो जाना जाता है, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने एक सिंगल सोर्स लिया था और उन्होंने डबल स्लिट का यूज किया था। होता है ना डबल स्लिट, उन्होंने एक ही सोर्स से क्या किया था, दो सोर्स जनरेट किए थे, तो इसीलिए क्या करते, कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब ये बताइए कि मतलब कि अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो ऑब्वियस बात है हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देख नहीं सकते, तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स की जरूरत होती है। तो यंग ने डबल स्लिट का यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न को देख लिया था, ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब लेकिन फिजिक्स में दो ऐसे मतलब जो आपको पढ़ना है वो क्या है, एक लॉयड्स मिरर है, एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है। ये दो ऐसे डिवाइस है, ऑपरेटर्स है, जिनका यूज करके हम कोहेरेंट सोर्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही बात करेंगे लॉयड्स मिरर की और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, लेकिन उससे लॉयड्स मिरर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे स्टोक्स लॉ की, क्योंकि लॉयड्स मिरर में उसका यूज है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन पढ़िए, वीडियो देखिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।